अक्सर माना जाता है कि एक आज़ाद समाज में रहने का मतलब है बस अपनी मर्जी से जीना, राइट? लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या एक मुक्त समाज बिना किसी जोर जबरदस्ती के बिल्कुल चुपचाप अपनी आज़ादी खो सकता है? अगर हम इतिहास पर नजर डालें ना, तो एक बड़ा ही हैरानेज पैटर्न दिखता है। दुनिया के ज्यादातर लोकतंत्र किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलावों से खत्म होते हैं। प्राचीन रोम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वहां डिक्टेटर का पद एक टेम्पररी सुरक्षा व्यवस्था के रूप में शुरू हुआ था, पर एंड में उसी ने पूरे गणतंत्र को खत्म कर दिया। देखिए, बड़े बड़े ऑटोक्रेट्स और तानाशाह हमेशा बंदूक की नोक पर या अचानक हमला करके सत्ता पर कब्जा नहीं करते। इसके बजाय वो एक बहुत ही सटीक, धीमी और साइकोलॉजिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस स्ट्रक्चरल और सिस्टमिक जाल को समझेंगे जिसे पॉलिटिकल साइंस में द डिक्टेटर ट्रैप कहा जाता है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण आखिर काम कैसे करता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य स्टेजेस को कवर करेंगे। पहला, इस जाल को ठीक से डिफाइन करना। दूसरा, डर का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल। तीसरा, इंफॉर्मेशन आइसोलेशन, यानी जानकारी से पूरी तरह कट जाना। चौथा, व्यवस्था का पतन। और फाइनली, इस ट्रैप से बचे रहने का तरीका। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम इस जाल और इसके मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को समझेंगे। ऑथोरिटेरियनिज्म या तानाशाही ना कभी अचानक फोर्स के साथ शुरू नहीं होती। ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, जहां समाज अपने अधिकार और शक्तियां अनजाने में ही नेता को सौंप देता है। ये एक साइकोलॉजिकल सीडिंग ऑफ पावर है, जहां बदलाव की भानक तक नहीं लगती। द डिक्टेटर ट्रैप कोई मामूली सा शब्द नहीं है, ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजिकल फिनोमिनन है। एसेंशियली ये एक ऐसी स्थिति है जहां नेता धीरे धीरे मैनिपुलेशन के जरिए सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? नागरिकों को लगता है कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षा का विश्वास दिलाया जाता है, जबकि बैकग्राउंड में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही होती है। ये जनता की सहमति यानी पब्लिक कंप्लायंस मैन्युफैक्चर करने का एक बड़ा ही सटीक तरीका है। अब आते हैं इस प्लेबुक के स्टेज 1 पर, डर का हथियार के रूप में इस्तेमाल और संस्थाओं पर कब्जा। किसी भी ऐसी व्यवस्था की शुरुआत डर पैदा करने से ही होती है। एक ऐसी स्थिति क्रिएट की जाती है जहां एक डरावना थ्रेट बनाया जा सके, जो आगे चलकर पूरे सिस्टम को कैप्चर करने का कैटलिस्ट बनता है। इस पूरे मैकेनिज्म को अगर ब्रेक डाउन करें, तो शुरुआत एक खतरनाक दुश्मन गढ़े जाने से होती है, एक मैन्युफैक्चर्ड थ्रेट। जब डर स्थापित हो जाता है ना, तब सुरक्षा के नाम पर अनलिमिटेड पावर मांगी जाती है। आवाज आती है कि अगर बचना है तो सारी शक्ति केंद्रित करनी होगी। यही वो पॉइंट है जहां से स्वतंत्र संस्थाओं जैसे मीडिया, कोर्ट्स और पुलिस पर कब्जा शुरू होता है। और अगर कोई विरोध करे तो उस विरोध को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दबा दिया जाता है। और ये कंपैरिजन इस स्थिति को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। एक फ्री सिस्टम में और एक डर के आगे झुक चुके सिस्टम में आखिर क्या फर्क होता है। एक तरफ जहां मीडिया आजाद है, कोर्ट्स ऑटोनोमस हैं और पुलिस अकाउंटेबल हैं, वहीं एक कैप्चर्ड सिस्टम में प्रेस सेंसर्ड होती है, जुडिशरी कंप्लायंट बन चुकी होती है और पुलिसिंग को वेपनाइज कर दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि वो सुरक्षित हो रहे हैं, पर एक्चुअली में वो एक पिंजरे में बंद हो रहे होते हैं। जब इंस्टीट्यूशनल डिसेंट पूरी तरह कुचल दिया जाता है, तब शुरू होता है हमारा स्टेज 2, इंफॉर्मेशन आइसोलेशन। ये स्टेज पूरी तरह से लीडर के इनर सर्कल के इंटरनल मैकेनिक्स के बारे में है। यहां आकर बाहरी कैप्चर एक अंदरूनी एको चेंबर में बदल जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरह काम करता है। सबसे पहले क्रिटिक्स को सिस्टम से बाहर किया जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लीडर के आसपास सिर्फ साइकोफैंस यानी हां में हां मिलाने वाले बच जाते हैं। अब यहां सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। लीडर जमीनी हकीकत से पूरी तरह आइसोलेट हो जाता है। इकोनॉमिक और सिस्टमैटिक डीके शुरू हो जाता है और सबसे ऊपर बैठे लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती। अब इस स्लाइड में जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है ये मैसिव इंफॉर्मेशन असिमेट्री। ध्यान से देखिए, नेता की सोच और ग्राउंड रियलिटी के बीच कितना बड़ा अंतर आ चुका है। नेता को लगता है कि पब्लिक उसकी दीवानी है, यूनानिमस प्रेज है, जबकि जमीन पर लोग परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऊपर से देखने पर लगता है अर्थव्यवस्था थ्राइविंग है, पर असल में वो खोखली हो रही होती है। गवर्नेंस के मामले में लीडर सोचता है एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस है, जबकि हकीकत में व्यवस्था का पतन शुरू हो चुका होता है। और जब सच्चाई पूरी तरह से छिप जाती है, तब यह सेंट्रलाइजेशन साइकिल अपनी आखिरी अनअवॉइडेबल स्टेज पर पहुंचती है, सिस्टमिक कोलैप्स। यह हिस्सा अनचेक्ड ईगो के डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है।
एक बार जब टोटल पावर मिल जाती है और इको चेंबर पूरी तरह से सील हो जाता है, तो एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। डिसीजन मेकिंग राष्ट्रीय हित से हटकर लीडर के पर्सनल ग्रेटिफिकेशन पर शिफ्ट हो जाती है। लीडर का ईगो ही पॉलिसीज को ड्राइव करने लगता है, जो आगे चलकर काफी इरैशनल और तबाह करने वाले डिसीजंस को जन्म देता है। इस कोट पर गौर कीजिए। हिस्ट्री bears witness, whenever absolute control is concentrated in a single individual, the inevitable outcome is profound systemic destruction. ये स्टेटमेंट किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल हिस्टोरिकल पैटर्न की बात कर रहा है। चाहे किसी भी दशक या भूगोल का इतिहास देख लीजिए, जब किसी एक व्यक्ति में एब्सोल्यूट पावर केंद्रित होती है, तो सिस्टेमिक डिस्ट्रक्शन का आना लगभग तय होता है। तो क्या इस सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटी का कोई बचाव है? बिल्कुल है। और यही हमारा फाइनल सेक्शन है, द स्ट्रक्चरल सेफगार्ड। आइए इस जाल के एकमात्र एंटीडोट पर ध्यान देते हैं। तो इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस जाल से बचने का स्ट्रक्चरल सेफगार्ड सिर्फ एक है, कंटिन्यूअस पब्लिक इंक्वायरी। ऑथोरिटेरियनिज्म कभी भी उस समाज में अपनी जड़ें नहीं जमा सकता जो सोसाइटी अथॉरिटी से लगातार सवाल पूछती है और ट्रांसपेरेंसी की मांग करती है। रेलेंटलेस सिविक क्वेश्चनिंग ही द डिक्टेटर ट्रैप के खिलाफ सबसे फंडामेंटल डिफेंस है। आखिर में इस एनालिसिस को एक सोचने वाले प्रश्न पर रोकते हैं। क्या किसी समाज का लगातार और सख्ती से सवाल पूछना ऑथोरिटेरियनिज्म के इस साइकिल को हमेशा के लिए रोक सकता है? इतिहास अपने पैटर्न्स दोहराता जरूर है, लेकिन उन पैटर्न्स को तोड़ने की ताकत शायद उसी समाज की हिम्मत में छुपी है जो बिना डरे सवाल पूछने की क्षमता रखता है। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर।